नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जब तक बेचारी घर के इधर उधर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, चाय बनाना, कपड़े सुखाना, घर के इन सब कामों को दिन रात बिना कुछ कहे करती रहती थी, तब तक तो वह सबको अच्छी लगती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर का सारा काम करने के बाद जरा सी लेट हो गई और उनके शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया और लगभग 70 साल की सरला जी का नीचे का पूरा हिस्सा उस दिन के बाद से उठ ही न सका। अब सरला जी खुद को देखती रहती। वे खुद को बहुत असहाय महसूस करती और खाट में पड़े पड़े आंसू बहाती रहा करती थी। अब तो मानो जैसे सबकी जान निकल गई। अब तक घर का और इधर उधर का सारा काम सरला जी खुद ही किया करती थी, लेकिन अब सरला जी के साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई। तब बेचारी काम कैसे कर सकती थी, वरना अब से पहले तो वे ही स्कूल का बच्चों का जाना हो या उन्हें तैयार करना, उनके लिए नाश्ता बनाना या फिर घर में झाड़ू पोछा, इधर उधर के काम करना, सब कुछ तो सरला जी ही किया करती थी। पोते पोती भी सरला जी के साथ ज्यादा ही खुश रहा करते थे। कहने को तो सरला जी के दो दो बेटे और बहुएं थीं, पोते पोतियां भी थे, भरा पूरा परिवार था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करती हुई सरला जी बहुओं को बहुत भाती थी, लेकिन अब जब उनके कमर के निचले हिस्से में लकवा मार गया, तब से ही बहुओं ने आंखों में सरला जी खटकने लगी। दोनों बहुएं उन्हें फूटी आंख न देखती थी, ना ही किसी भी बहू को वह एक भी मिनट सुहाती थी। एक तो बेचारी सरला जी खुद ही लाचार हो गई थी, ऊपर से दोनों बहुएं। बस कहने को ही भगवान ने उन्हें दो दो बहुएं दी थी, लेकिन ढंग की एक भी नहीं थी। अब जब सरला जी के निचले हिस्से ने बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया था, तो दोनों बेटे उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में लेकर पहुंचे। पहले तो दोनों बेटे उनका गांव में ही इधर उधर से इलाज करवाते रहे, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली और सब जगह से जवाब मिल गया, तो शहर पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली। एक तो क्योंकि सरला जी की उम्र अधिक हो चुकी थी और उनका बुढ़ापा ही तो था, तो डॉक्टरों ने अब तो उनका ऑपरेशन करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। और जब शहर के ही अस्पताल में डॉक्टरों ने सरला जी की जांच करवाई थी, तो उन जांचों में यह भी पता चला कि सरला जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कहा कि सरला जी की किडनियों ने लगभग जवाब दे ही दिया है। अब वह ज्यादा दिन नहीं जी सकेंगी। उन्हें यहाँ अस्पताल में भी रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो उनको अब किसी और तरीके से ठीक किया जा सकता था और दवाइयाँ तो वह पहले ही बहुत खा चुकी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब आप इनको घर ले जाइए और जब तक यह जिए तब तक उनकी सेवा पानी करते रहिए। अब दोनों बेटे शहर से गांव आ गए और दोनों ने आकर अपनी अपनी पत्नियों को जब यह बात बताई, तो बहू की तो जैसे कलेजे में आग सुलग गई। दोनों बहुओं को सांप सूंघ गया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अब जब उन दोनों को यह बात पता चली, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों ही बहुएं एक दूसरे को देखकर मन ही मन आपस में जैसे बात करने लगी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। बच्चों के स्कूल का टिफिन, इनका लंच बॉक्स पैक करना, घर के झाड़ू पोछा, कैसे इतने सारे काम होंगे। और ऊपर से अब इस बुढ़िया का काम भी बढ़ गया है। यह कुछ काम करने से तो रही, और इसकी सेवा करने के लिए एक लोग और चाहिए होगा। दिन रात दोनों बहू को दिन रात अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, और फिर
घर की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया भी तो नहीं थी कि कोई काम वाली बाई रख ली जाए। अब तो सरला जी की दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया था। दोनों बेटे मन ही मन कुसमुसाते ही रहते, बस कुछ नहीं कहते थे। एक तो कंगाली, और ऊपर से ऐसी कंगाली में आटा गीला। बस क्या ही किया जाए। एक तो पहले ही दोनों बहुएं काम करने को लेकर एक दूसरे से चिक चिक करती रहा करती थी। वह तो सरला की थी कि घर का सारा काम खुद ही अकेले संभाल लिया करती थी, जिसकी वजह से घर में कलेश ज्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब तो सरला जी भी काम करने लायक नहीं रही। ऊपर से घर के काम के साथ साथ उनका खुद का भी काम बहुओं के ऊपर आ पड़ा था। अब दोनों बहुएं काम को लेकर घर में रोज महाभारत करने लगी। इसका काम कौन करेगा, यह काम कौन करेगा, यह काम कैसे होगा। जब देखो तब काम को लेकर दोनों बहुओं में घमासान युद्ध छिड़ा रहता था। पहली अपने आप को ज्यादा व्यस्त बताया करती, तो दूसरी बहू अपने आप को ज्यादा व्यस्त बताया करती थी। और दोनों में बस जैसे होड़ सी मची थी। जिसको देखो वह अपने काम को ज्यादा बताया करती और दूसरे के काम को कुछ समझती ही नहीं थी। खैर, जब झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा तो दोनों बहुओं ने एक दिन बैठकर शांत मन से ठंडे दिमाग से सोचा कि ऐसे लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी काम तो उन दोनों बहुओं को ही करना था। उन दोनों के अलावा तीसरा तो घर में कोई था ही नहीं जो उनके काम को बांट लिया करता। इसलिए दोनों ने अपना अपना काम आपस में बांट लिया, और बस फिर दोनों ने अपना अपना काम कुछ इस तरीके से बांटा कि एक जनी घर का झाड़ू बर्तन और साफ सफाई और इधर उधर का काम देख ले, और दूसरी बच्चों का टिफिन खाना और घर के नाश्ते वगैरह का इंतजाम कर ले। 2 महीने पहले एक बहू यह काम करेगी और दूसरे के बाद दूसरे यह काम करेगी, और 2 महीने के बाद दूसरी वाली पहली वाली का काम और पहले वाली बहू दूसरी वाली का काम करेगी। बस ऐसे ही समय कट रहा था। उधर सरला जी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन दोनों बहुओं को सरला जी को देखते ही घिन आ जाया करती, क्योंकि ना तो सरला जी की साफ सफाई हो रही थी, ना ही उनका नहलाना धुलाना किया जा रहा था। अब सरला जी भी बेचारी क्या ही कर सकती थी। उन्हें कोई शौक थोड़ी ही था कि वह अपनी बहू से सेवा करवाएं। अरे, वह तो घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी जब वह ठीक थी। अब तो बेचारी जब से लकवा मार गया तब से बस दूसरों पर आश्रित होकर रह गई थी। वरना तो जिस औरत ने कभी किसी दूसरे के हाथ से एक गिलास पानी देने तक की उम्मीद नहीं की थी, आज वह औरत बिस्तर में इस तरीके से लाचार पड़ी है और दूसरों की मोहताज हो गई है। इस चीज की तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह तो खुद ही नहीं चाहती थी कि वह कभी भी किसी भी तरीके से किसी पर बोझ बने। और भगवान ने न जाने आज उन्हें कैसा दिन दिखा दिया। दोनों बहुओं ने सरला जी को देखकर मुंह सिकोड़ लिया करती थी। उधर सरला जी मन ही मन बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे किसी पर बोझ मत बनने देना, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ना। हे भगवान, तू मुझे उठा ले, और अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। बहुएं भी इस वजह से मन ही मन यही दुआ मांगती थी कि जल्दी ही भगवान उनकी सास को उठा ले। एक एक दिन जैसे उनको भारी पड़ रहा था, क्योंकि पहले उनका जहां मन करता वह वहां जाती, अपनी पूरी आजादी से इधर उधर भटकती रहा करती थी। घर के काम की कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि घर का काम जैसे भी हो सरला जी अकेले ही कर लिया करती थी। लेकिन अब सरला जी की वजह से दोनों बहुओं को घर में बंद कर रहना पड़ रहा था। ऊपर से घर का सारा काम भी उन दोनों को ही करना पड़ रहा था। उनकी आजादी भरी जिंदगी में जैसे मानो एकदम खत्म हो गई। अब बेचारी सरला जी खुद खाट में पड़े पड़े अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ
उनकी बहुएं परेशान हो रही थीं, जिसकी वजह से घर में अशांति फैलने लगी थी। जहां उस घर में हमेशा हंसी-खुशी और चहल-पहल मची रहती थी, अब उस घर में मानो हर समय लड़ाई-झगड़े होते रहा करते थे। जिस घर का वातावरण पहले हमेशा खुशनुमा रहा करता था, अब उसके बाद उस घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण रहने लगा। जब माँ की हालत का बेटी को पता चला तो सरला जी की बेटी भी अपनी माँ को देखने आ पहुंची, जिसको देखकर बहू के मुंह फूल गए। दोनों बहुएं कहने लगी, एक तो घर में इतना सारा काम है, ऊपर से आने जाने वालों ने नाक में दम कर रखा है। वह आते हैं समाचार लेने के लिए, ऊपर से बस मुंह पर मीठी मीठी बातें बनाकर तो सब चले जाते हैं। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इस बुढ़िया को हमारे यहाँ से ले जाएं। बेटी भी उनको देखने आई तो बेटी ने कहा भी कि माँ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा घर पर अच्छे से ध्यान रखूंगी, कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी, हर चीज का पहले से इंतजाम करके रखूंगी। एक बार आप चलो तो सही मेरे साथ, चलोगी तो आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। बेटी भी जबरदस्ती जिद कर 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 थक गई। उधर बहू दुआ मना रही थी कि कैसे भी करके उसकी सास सरला जी उनकी नंद के साथ चली जाए, लेकिन सरला जी तो माँ थी ना, और माँ तो माँ ही होती है। उसके लिए बेटी के ससुराल में रहना किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। इसलिए बेटी के बार बार जिद करने पर भी सरला जी ने साफ साफ मना कर दिया और वह अपनी बेटी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। बेटी भी बेचारी क्या ही कर सकती थी। थक हार कर 2 दिन रहकर बेटी माँ का समाचार लेकर अपने घर चली गई। उधर बहू मन ही मन सरला जी को गाली सुनाई जा रही थी, जाने क्यों अपनी बेटी के साथ नहीं गई, यहाँ हमारी छाती पर न जाने कब तक रहेगी, पता नहीं कौन सा मजा आता है इसको हमें परेशान करने में। अरे ऐसा क्या था जो आपको आपकी बेटी के यहाँ नहीं मिलता, बस आपको तो बहाना चाहिए हम दोनों को परेशान करने का। अगर बेटी के यहाँ चली जाती तो बहुएं 2-4 दिन सुकून से न रह लेती, जो आपसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, इसलिए आप उनके साथ उनके घर नहीं गईं। अरे जब वह इतनी जिद कर रही थीं तो चली क्यों नहीं गईं आप? बहुएं सरला जी को सुनाए जा रही थी। सरला जी बेचारी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उधर बहुएं घर के काम से ज्यादा आने वाले लोगों के मिलने जुलने वाले लोगों से, उनके आने से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बेचारी सरला जी का स्वभाव था ही इतना अच्छा कि जिस किसी को उनकी बीमारी का समाचार मिलता वह फौरन ही उनसे मिलने के लिए, उनका समाचार, उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके घर आ जाता। और बहुएं दिन रात चिड़चिड़ाती रहती, क्योंकि कोई घर आता है तो उसको चाय शरबत के लिए तो पूछना ही पड़ता है, खाली तो किसी को भगाया नहीं जाता। और बस इसी काम से वह परेशान हो गई थी, इसलिए हमेशा मुंह बनाए रखती। बस फिर क्या था, दिन पर दिन अब तो सरला जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और वह पहले से और अधिक बीमार रहने लगी थी। पहले तो यह सब बहुएं ही सोचा करती थीं, लेकिन अब तो बहू के साथ साथ बेटे भी सोचने लगे कि कब उनकी माँ सरला जी जल्दी से स्वर्ग से धारें और उनके कंधों का बोझ थोड़ा सा हल्का हो। वह भी मानो सरला जी के दुख से ज्यादा दुखी हो चुके थे। एक दिन सरला जी के बेटे सुनील की छुट्टी थी और वह घर के आंगन में बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति उससे जाकर मिला। जब सुनील में से उसका परिचय दिया, पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पेशे से एक वकील हैं और उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बातचीत के दौरान पता चला, या यूं कहो कि वकील साहब ने सरला जी के बड़े बड़े बेटे सुनील को यह बताया कि देखो बेटा सुनील, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब जब तुम्हारी माता जी की मृत्यु का समय निकट है तो मैं तुम्हें यह बता ही देता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने एक दिन मुझसे कहा था कि उनका एक प्लॉट है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है
और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके जाने के बाद यदि उनकी पत्नी को कोई तकलीफ होती है या फिर किसी भी वजह से उनकी तबीयत खराब होती है और उनके बेटे और उनकी बहू सेवा करने में आनाकानी करते हैं, तो मैं उनका वह प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए होगी, उसको बेचकर उनकी पत्नी को एक बढ़िया से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दूं, जहां दिन रात नर्स उनकी सेवा करेंगी। डॉक्टर उनकी एक हर छोटी चीज का ध्यान रखेंगे। वह नहीं चाहते कि उनकी पत्नी की बुढ़ापे में कोई भी बेकदरी हो या फिर उनकी पत्नी की सेहत के साथ उनके बेटे बहू कोई भी खिलवाड़ करें, और इसलिए उन्होंने मुझसे यह कहा था। यही बात उन वकील साहब ने अपने छोटे बेटे को भी बताई, और दोनों बेटों को यह बात बताने के बाद वकील साहब वहां से चले गए। तो जाने से पहले उन्होंने शीला जी के दोनों बेटों को यह भी कहा कि तुम दोनों के पिताजी ने मुझे यह भी कहा था कि दोनों बेटों में से कोई एक जो भी बेटा अपनी माँ की दिन रात सेवा करेगा, उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, उसके खाने पीने से लेकर उसकी हर छोटी छोटी जरूरत को पूरी करेगा, तो यह प्लॉट मैं उस बेटे के नाम कर दिया जाए। बस फिर क्या था, इतना कहने की देर थी कि अगली सुबह एक करिश्मा हुआ। अगली सुबह को दोनों बेटे और बहुएं सरला जी की सेवा करने की होड़ मच गई कि दोनों बेटों में से सरला जी की सेवा ज्यादा कौन सा बेटा करेगा, बड़ा बेटा सुनील या फिर छोटा बेटा अमित। अब तो दोनों ही सरला जी की दिन रात सेवा करते रहते। दोनों की पत्नियां भी सरला जी की हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा करती थी। जो बहुएं सरला जी को तरफ पहले देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब वह बहुएं अपने हाथ से सरला जी को नहलाया धुलाया करती थी, उनके बाल बांधा करती, उनका खाना पीना खिलाया करती और उनकी छोटी छोटी हर चीज का ध्यान रखा करती थी। सरला जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से कैसे उनके बेटे और बहू का हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब तो सरला जी की दोनों ही बहुएं, जिन बहुओं को पहले उन्हें सूखी रोटी देने में भी दिक्कत होती थी, अब तो वह उनके लिए गरम गरम दलिया और सूप बनाकर उनको ताजा ताजा खिलाया करती थी। अब तो दोनों बहू बेटे पूरे मनोयोग से अपनी माँ की सेवा करने में जुट गए। अब तो सरला जी के लिए उनकी पसंद का गर्मा गर्म खाना तभी बना करता जब उन्हें भूख हुआ करती, और वह भी उनसे पूछकर उनके लिए खाने में अच्छा सलाद, ताजी रोटियां, कभी खिचड़ी या जो और भी उनका खाने का मन हुआ करता, दोनों वही बहू उन ला कर देती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सरला जी की देखभाल थोड़े अच्छे तरीके से होने लगी। वैसे वैसे सरला जी के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब तो दोनों लालची बेटे और लालची बहुएं 50 लाख के प्लॉट का सपना देखने लगे थे, और यही लालच था जो उनसे यह सब करवा रहा था, क्योंकि वकील ने उनसे कहा था कि जो भी बेटा अपनी माँ की सेवा करेगा वह प्लॉट उस बेटे के नाम होगा। और बस उसी प्लॉट की होड़ में और पैसों के लालच में अब तो दोनों बहुएं न चाहते हुए भी सरला जी की देखभाल करने को मजबूर हो गईं। 6 महीने के कड़े प्रयास और बहुत देखभाल एवं सेवा के बाद भी अब सरला जी एक दिन सबको छोड़ करके इस दुनिया से चल बसी। लेकिन अपने अंत समय में भी उनके चेहरे पर बहुत संतुष्टि थी, क्योंकि उनके बहू और बेटों ने उनकी इतनी सेवा जो की थी आखिरी समय तक, जिसके कारण उनका मन पूरे तरीके से तृप्त था। अब सरला जी की मृत्यु के बाद सारे क्रियाकर्म खत्म करके सभी कार्यों से मुक्त होकर अब दोनों बेटे 15 दिन बाद एक एक करके वकील साहब रघुनंदन जी के पास पहुंचे और 50 लाख रुपए के उस प्लॉट के बारे में पूछने लगे। जैसे ही दोनों बेटों ने यह बात रघुनंदन जी से पूछी तो रघुनंदन जी जोर से ठहाका मारकर हंसे और उन दोनों से बोले, आओ बच्चों, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी माताजी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा और अब उनके जाने के बाद उनके क्रियाकर्म की सारी रस्में बड़े प्यार से निभाई। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। दरअसल तुम्हारे पिताजी बहुत दूर की सोच रखते थे, और वह तुम दोनों को बहुत अच्छे से भी जानते थे, और उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अपने ही दोनों बेटों पर बोझ बन जाएंगी।
और इसीलिए उन्होंने तब मुझसे कहा था, अब मुझे तुम एक बात बताओ कि इसमें तुम्हारी माँ बेचारी सरला जी की क्या गलती थी कि वह अचानक से इतनी बीमार हो गई या उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई? उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना, बल्कि जब तक वह ठीक थी तब तक तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को सारा आराम दिया करती थी, पूरा काम खुद ही किया करती थी। खैर, एक दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर कल को उन्हें कुछ हो जाए, तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे ही प्लॉट वाली बात करूं। दरअसल तुम्हारे पिताजी का कोई प्लॉट प्लॉट नहीं है। उन्होंने तो शायद इसलिए मुझसे कहा था। पहले तो मुझे भी यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वैसे ही पहले तो मुझे यह बात समझ नहीं आई, पर मुझे लगा कि जितना तुम्हारे पिताजी होशियार थे तो जरूर इस बात के पीछे कोई कारण होगा। और फिर जैसे ही मैंने तुम्हें वह बात बताई तो उस प्लॉट के लालच में तुमने अपनी माँ की दिन रात सेवा की, वरना तो सरला जी की क्या ही हालत थी। इस बात को नकारा तो जा ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के नाम पर एक प्लॉट है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए की है, तब तक तुमने उनकी हालत कैसी बद से बदतर करके रख दी थी। क्या तुम्हें कभी भी यह सोचकर शर्म नहीं आई कि जिस माँ ने तुम्हें आज तक अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तुम्हें इस लायक बनाया, तुम्हें दिन रात मेहनत करके पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि तुम दोनों बेटे मिलकर उस माँ की कुछ दिन सेवा भी नहीं कर सकते थे? अरे, क्या-क्या नहीं किया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। और तुम ऐसी नालायक औलाद जिसको अपनी ही माँ बोझ नजर आने लगी। जब वह घर का सारा काम करती थी तब तो तुम खुश थे, तुम्हारे घर में कभी कलेश नहीं मचा, लेकिन उनकी बीमारी ने तुम दोनों भाइयों और बहुओं में झगड़ा करवा दिया। और जब पता चला कि उनके नाम पर 50 लाख का प्लॉट है, तो तुम चारों लोग यह सोचकर कि वह 50 लाख का प्लॉट हमें मिल जाए, उनकी सेवा करने लगे। कितनी गिरी हुई सोच है तुम लोगों की। सिर्फ पैसों के लालच में जो बेटे अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनसा गिरा हुआ इंसान शायद ही दुनिया में कोई नहीं होगा। सब कुछ सुनकर दोनों बेटों को बहुत आश्चर्य हुआ और कहीं न कहीं वकील साहब की बात उनकी समझ में आ गई थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी और वे दोनों भाई वकील साहब से माफी मांगकर वहां से चले गए और घर पहुंचकर अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। शायद आज उन दोनों को अपनी गलती का पछतावा हो गया था और वे सच में सच्चे मन से दुखी थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक